हेलो दोस्तों, हमने जो पहले वीडियो में देखा था, आप सोच रहे होंगे कि एक दो दिन पहले वीडियो क्यों नहीं आया। तो थोड़ा सा कुछ वीडियो करप्ट हुआ था, इसलिए हम सेकंड वीडियो में थोड़ा सा डिले हुए। बाकी हम आगे की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम के खर्च हुए। हमने इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि परिसंचरण तंत्र के बारे में कि जनरल वेज परिसंचरण तंत्र होता क्या है, किस तरह से ये ब्लड हृदय के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचता है। उसमें मैंने आपको खुला परिसंचरण, बंद परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में समझाया था। आज मैं आपको उसी जहां से मैंने छोड़ा था, मैंने आपको बताया था कि इसके पहले के वीडियो में कि रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी में, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है, वैसे ही धमनियां और शिराओं का अध्ययन एंजियोलॉजी में किया जाता है। रक्तदान दिवस, मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि सन 1667 ईस्वी में डेविस नामक व्यक्ति के द्वारा पहली बार रक्तदान किया गया। कभी चोट लगने पर रुधिर बह जाता है तो फिर किसी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाना पड़ता है। हम जानते हैं कि 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है, जबकि 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आज उसी के बारे में हम थोड़ी सी और बात करते हैं, जानते हैं। मैं बात करता हूं ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में। रुधिर के बारे में जनरली हमने देखा कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, एक कनेक्टिव टिश्यूज है जो वाहिकाओं के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों तक, वाहिकाओं के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंगों तक ये संचरित होता है। जनरल कुछ छोटे प्रश्नों की अगर हम बात करें इधर, तो देखते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन यहां से इस तरह से दे वो कि एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, कि अगर वो क्वेश्चन में कुल भार दे दे तो कुल भार के अनुसार मैं बात करूंगा, कुल भार के अनुसार 7 से 8% एक स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर होता है। कुल भार के अनुसार 7 से 8% रुधिर होता है। जनरल वेज 7% ही देता है, पर पेपर यूज है। किस तरह से वो पेपर आपके सामने एक्सप्लेनेशन करता है, किस तरह से वो बनाता है क्वेश्चन। तो कुल भार का साथ रुधिर का रंग लाल रंग का होता है। रुधिर लाल रंग का होता है और ये चिपचिपा होता है। चिपचिपा रुधिर का रंग लाल होता है और ये चिपचिपा होता है। ये जल से भारी भी होता है, या जल से भारी होता है। लाल रंग का चिपचिपा एक पदार्थ है, जल से भारी होता है और पारदर्शी न होकर ये अपारदर्शी होता है। कौन सा होता है? अपारदर्शी। रुधिर की मैं बात करूं तो रुधिर के जनरल वेज हमने देखा, जान रहे हैं कि रुधिर अपारदर्शी होता है, लाल रंग का चिपचिपा सा पदार्थ है, जल से ये भारी होता है। और हम देखे जाने इसी के बारे में और कुछ बात, तो हम देखते हैं कि ये हल्का क्षारीय होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। इसके पीएच का मान 7.35 से हम 7.45 तक मानते हैं, इसलिए कभी एग्जाम में जब आता है तो 7.4 इसके पीएच का मान होता है। ये पीएच वैल्यूज, पीएच का मान।
इसलिए कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ब्लड के पीएच का मान कितना, 7.4। प्रकृति की ऐसी हल्की क्षारीय पारदर्शी होता है या अपारदर्शी? अपारदर्शी होता है। लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ है, जल से भारी होता है। स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कुल भार का 7 से 8% ये ब्लड रहता है। ब्लड के अंदर अगर हम इसके संगठन की बात करें, ब्लड के अंदर इसके संगठन की हम बात करें, तो मैंने इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा इस तरह से, ये एक ब्लड की बूंद बनाई है और इस ब्लड में अगर मैं इस तरह से कुछ भाग, अगर मैं ये सफेद सफेद सा भाग आपको दिखा पा रहा हूं तो इसका मतलब ये है प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा। देख पा रहे हो क्या? सफेद सफेद जो भाग बना दिया मैंने, ये प्लाज्मा है। और इस तरह से कुछ प्लेटों के रूप में मैंने इस तरह से बना दी है, ये गोल गोल सी प्लेट है। तो ये मैं आरबीसी इनका नाम दे देता हूं, जिसको मैंने रेड ब्लड कार्पल्स बोला है। और मैंने इस तरह से ये जो बनाई है, ये WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल। इसको हम लाल रुधिर कणिका और इसको मैंने श्वेत रुधिर कणिका बोला है, श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। और इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर और आपके सामने इस तरह से और एक स्ट्रक्चर बना दी है, इसको मैंने प्लेटलेट्स या बिंबा। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको हीमोग्लोबिन भी बताया था, किस तरह से रुधिर का रंग लाल रंग का होता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि HB, ये HB ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये HB कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे इस रुधिर के द्वारा ही शरीर में विभिन्न पदार्थों का शरीर में विभिन्न पदार्थों का गैसीय विनिमय होता रहता है। शरीर के द्वारा ही क्रियाएं होती रहती हैं। तो अगर हम देखें कि रुधिर के संगठन की बात करें तो प्लाज्मा, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे हैं। आरबीसी लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु प्लेटलेट्स की हम बात करते हैं। ब्लड एक स्वस्थ व्यक्ति में इतना होता है, लाल रंग का चिपचिपा, जल से भारी होता है, अपारदर्शी है, हल्का क्षारीय होता है, 7.35 से 7.45 तक हम इसके वैल्यूज मानते हैं। जनरल वेज इसके पीएच का मान 7.4 होता है। वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में संचरित होता रहता है। अधिकतर भाग इसका तरल नुमा होने के कारण प्रत्येक अंगों तक पहुंचता है। इसके बाद मैं इसके संगठन को समझाता हूं, आपको इसके संगठन के बारे में बताता हूं। मैं इसके संगठन की हम बात करते हैं। समय निकलता जा रहा है, आप जानते हो कि किस तरह से हम किस दौर में गुजर रहे हैं। हर एक दिन हमारा जो बिल्कुल टाइम व्यूज है, बस टाइम अकॉर्डिंग देखते हैं कि कब ये कोरोना महामारी खत्म होगी और हम किस तरह से अपनी दैनिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते जाएंगे, पढ़ेंगे। भैया क्या होगा, अभी तक बहुत कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है। चलिए पढ़ेंगे के साथ हम जुड़े हैं आपके साथ। रुधिर के संगठन की मैं बात करता हूं और इस संगठन को मैंने आपके सामने इस तरह से दो भागों में बांट दिया है। एक भाग मैंने प्लाज्मा और दूसरा भाग मैंने यहां पर रुधिर कोशिकाएं। दो भागों में मैंने इसको बांट दिया है। पहला भाग प्लाज्मा और दूसरा भाग रुधिर कोशिकाएं। हम रुधिर का संगठन देख रहे हैं और इसमें हमने देखा है कि ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा लगभग 55 से 60% होती है। और ये जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं, जिसको हमने रुधिराणु भी कहा है, रुधिराणु, जिसको मैंने क्या कहा है, रुधिराणु। ये
मैं आपके सामने इनकी संख्या लिख देता हूं, लगभग 40 से 45%। अब बताइए सबसे ज्यादा क्या हुआ? प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसी होती है? तो प्लाज्मा तरल निर्जीव भाग मानी जाती है। तरल निर्जीव, ब्लड में, रुधिर में ये तरल निर्जीव होती है। और इस प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है ये यकृत में होता है और इसका जो रंग है वो हल्का पीला है। हल्का पीला, इसका जो रंग है वो हल्का पीला है। प्लाज्मा में सर्वाधिक जो होता है वो सर्वाधिक होता है जल, और जल में इसकी संख्या 90 से 92% होती है। इसलिए ये ब्लड जो होता है, रुधिर जो होता है, आसानी से सब जगह भ्रमण करता रहता है, क्योंकि तरल है ना, जल है, इसलिए आसानी से ये सभी जगह भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है शरीर में। हाँ, ये जरूर है, मरने के बाद अलग बात है, फिर भ्रमण नहीं करेगा। 90 से 92% जल होता है। यहां से आप सोच रहे होंगे कि बाकी क्या बचा? बाकी ठोस रूप में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठोस रूप में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ठोस रूप में। और ये कितने होते हैं? तो आप देख सकते हो 8% लगभग ये ठोस में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी क्या, इन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में बात अगर मैं करूं यहां पर, तो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में, ये अकार्बनिक पदार्थ के रूप में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, और दूसरा मैं नाम लिख देता हूं यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो सबसे ज्यादा सोडियम या कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है, सर्वाधिक CO2 का, सर्वाधिक CO2 का वहन। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो सबसे ज्यादा रुधिर में कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके अलावा भी इसमें कुछ अलग से लवण या पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड है, इसके साथ में फास्फेट है, फास्फेट है, फास्फेट के साथ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम क्लोराइड, फास्फेट, मैग्नीशियम, सोडियम है, क्लोराइड है, फास्फेट है, मैग्नीशियम है। ये सब इनमें और मात्रा में पाए जाते हैं अकार्बनिक रूप में। सोडियम क्लोराइड, फास्फेट, मैग्नीशियम के इसके साथ भी कुछ और पदार्थ होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ गैसों के रूप में, तो इस ब्लड में, प्लाज्मा में, एक तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन होता है, संवहन होता है। इसके अलावा कुछ अन्य वर्ज्य पदार्थ के रूप में, वर्ज्य पदार्थ के रूप में हम बात करें तो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल है, ये सब इसमें उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा एक तरल निर्जीव है, यकृत में इसका निर्माण होता है, इसका हल्का पीला रंग होता है, सर्वाधिक जल 90 से 92% होता है। ठोस रूप में इसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और कार्बनिक पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, फास्फेट, मैग्नीशियम, गैसों के रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संवहन होता है। वर्ज्य पदार्थ में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल का भी इसमें, यूरिक अम्ल में भी इस वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं।
इसके अलावा अगर हम और जानने की कोशिश करें कि ये वास्तव में करती क्या है प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करती है। ये ताप का नियंत्रण हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों को, पचे हुए जो भोज्य पदार्थ हैं, इन पचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाती है। शरीर के प्रत्येक भागों तक प्रत्येक भागों तक पहुंचाते हैं। हार्मोन और एंजाइम क्रिया के लिए भी आवश्यक होती है। हार्मोन, एंजाइम, क्योंकि ये क्रियाएं बड़ी सहजता से हो जाती है प्लाज्मा के द्वारा। तरल है ना, तो सब जगह ये सभी अंगों तक पहुंच पाती है। प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाई जाती है, और ये प्रोटीन होती है 7%। कितने परसेंट? अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको पता है कि प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाई जाती हैं। ये कैसे वर्ज्य पदार्थ कौन से? इनमें लवण होता है। कभी कभी ये प्रश्न भी बन जाता है कि किसमें कितना प्रतिशत होता है, तो अगर हम देखें कि इसी प्लाज्मा में 90 से 92% जल है, लेकिन 7% इसमें प्रोटीन पाई जाती है, और 0.9% इसमें लवण पाए जाते हैं, साल्ट पाए जाते हैं, जबकि 0.1% इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। कभी कभी इसकी मात्रा भी पूछ ली जाती है कि ग्लूकोज की प्लाज्मा में कितनी मात्रा होती है, तो 0.1%, लवण की मात्रा 0.9% होती है, और प्रोटीन की मात्रा 7% तक हम इसमें मानते हैं। ये ताप का नियंत्रण करती है। हार्मोन, एंजाइम को शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है। पचे हुए भोज्य पदार्थों को भी शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाती है। प्लाज्मा में कोई कुछ और क्वेश्चन बनते हैं क्या? तो चलिए, प्लाज्मा में एक बात आई थी प्रोटीन की, तो चलिए प्रोटीन को मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से, तो आप देख सकते हो मैंने सारे क्वेश्चंस। अब मैं थोड़ा सा इसी प्लाज्मा को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन इसमें आपको और समझाता हूं, ताकि आप सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में रखें बिना रटे, क्योंकि जितना वीडियो को देखोगे आप, उतना आपकी क्लियरिटी होती जाएगी। एक बार, दो बार, तीन बार, और ज्यादा डीपली जुड़ने के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। साइंस के हर टॉपिक में बड़ी गहनता के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश में हूं, ताकि आप सहजता से इन टॉपिकों के पूरी साइंस आपको ऐसा लगे कि इतना फेवरेट। और चलो, पढ़ते क्यों है, किसके लिए पढ़ते? पढ़ना हमारा उद्देश्य ही जीव विज्ञान है। जीवन की गतिविधियों के बारे में साइंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि हम कंपटीशन के लिए साइंस पढ़ते हैं, हमें अपनी शरीर के बारे में या अपने एनवायरनमेंट के बारे में, हमें साइंस की घटनाओं के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए साइंस इजीली है और आसान भी है, अगर आप जुड़े रहे तो हमारे साथ। इसी प्लाज्मा के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा और बात करता हूं, और मैंने ये प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में मैंने बात की थी प्रोटीन की। ये प्रोटीन में कुछ प्रोटीन का नाम फाइब्रोनोजेन, और दूसरा मैंने प्रोथ्रोम्बिन। कभी कभी इसका प्रश्न यूं भी पूछ लिया जाता है कि चोट लगने के बाद प्रोथ्रोम्बिन किसमें जाती है, तो थ्रोम्बिन में। फाइब्रोनोजेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये दोनों ही रुधिर का थक्का बनाती है। रुधिर का, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी प्रोटीन रुधिर का थक्का बनाती है, तो फिर फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का बनाती है। ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से रुधिर का थक्का बनता है। तो इसके अलावा एक और प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन, और दूसरा है ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ये दोनों प्रोटीन के साथ जल का सामंजस्य बिठाए रखती हैं, जल का संतुलन बनाए रख सकती है, जल का संतुलन। इसलिए जल का संतुलन बैलेंस एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन बनाती है, जबकि फाइब्रोनोजेन प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का बनाने के लिए जाती है। कभी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि जब प्रोटीन
की मात्रा इनकी कमी हो जाती है तो प्रोटीन नीचे बैठ जाती है और जल ऊपर आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी घुटनों में पानी भर गया है और मेरे घुटने बड़े दर्द कर रहे हैं, इसमें पानी भर गया, तो ये रीजन ये है। अगर इस प्लाज्मा में से इस फाइब्रोनोजेन को कभी कभी ये प्रश्न बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है कि यदि प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन को हटा दिया जाए तो शेष भाग क्या कहलाता है? तो शेष भाग कहलाता है ये फाइब्रोनोजेन को हटा दिया जाए, फाइब्रोनोजेन को हटा दिया जाए तो शेष जो भाग है ये हटाने पर जो शेष भाग है ये शेष भाग सेरम कहलाता है। आपसे पूछ लिया जाए तो प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन को हटाने के बाद जो शेष भाग बचता है उसे क्या कहा जाता है? सेरम। कौन जल का संतुलन बनाए रखती है? तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है। और कौन हृदय का थक्का बनाती है? तो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन थे हमने जो जाना है प्लाज्मा के बारे में। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ इस प्लाज्मा, देख सकते हो आप सारे क्वेश्चनों को मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको रुधिर कोशिकाओं के बारे में बता रहा हूँ, रुधिर कणिकाओं के बारे में बता रहा हूँ। रुधिर अणु में ये 40% और रुधिर अणु की ये जो प्रतिशत मात्रा है, ये प्रतिशत मात्रा ये हेमोक्रिट कहलाती है, हेमोक्रिट कहलाती है। इसलिए कभी कभी रुधिर अणु में या रुधिर में रुधिर अणु की प्रतिशत मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हेमोक्रिट कहा जाता है। रुधिर अणु 3 प्रकार के होते हैं। एक मैंने आरबीसी के बारे में, दूसरा मैंने डब्ल्यूबीसी के बारे में और तीसरा मैंने प्लेटलेट्स के बारे में यहाँ पर लिख दिया है। मैंने आपको पहले बताया भी है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या है। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिका, कणिका और इसे श्वेत रुधिर कणिका या कोशिका हम बोल सकते हैं। श्वेत रुधिर कणिका या कोशिका। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोशिका ऐसे क्यों नहीं कहा है? भाई कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका में केंद्रक होता है। यहाँ पर केंद्र के अकॉर्डिंग इसे हम अपवाद मान सकते हैं। ये बिंबाणु, एक जनरली मैंने एक शब्द आपको लिख दिया है कि लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स। इसका जो इनके जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं पहले इसकी बात करता हूँ फिर उसके बाद इनकी बात करूँगा। तो आरबीसी का जो निर्माण है, वैसे आपके दिमाग में बात आ रही है कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो रुधिर का जो निर्माण है ये निर्माण भ्रूण में मेसोडर्म कोशिका में रुधिर का निर्माण होता है और मेसोडर्म कोशिकाओं से हृदय का निर्माण भी होता है। हृदय का भी मैं पूरा स्ट्रक्चर वाइज आपको बिल्कुल करेक्टली समझाऊंगा। तो इसका जो निर्माण होता है, ये निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो में इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा। आपसे पूछेगा आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी का और क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। रुधिर बनने की जो क्रिया है, ये बनने की क्रिया कहलाएगी हेमोपायोसिस। ऐसे ही लाल रुधिर बढ़ने की जो क्रिया है इसको मैं बोल सकता हूं इरिथ्रोपायोसिस। ये इरिथ्रोपायोसिस। आरबीसी का निर्माण, अब आप सोच रहे हो कि निर्माण हो गया तो इसकी लाइफ क्या है, इसका जीवन काल कितना है? तो इसका जो जीवन काल है ये 20 से हम 120 दिन मानते हैं। आपको एग्जाम में 120 दिन मिलता है। लेकिन अपवाद भी है एक, और वो बात है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण पलीहा, जिसको हम तिल्ली भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आप स्प्लीन भी बोलते हो,
और इसी पलिहा को कोशिका का ब्लड बैंक कहा जाता है। कोशिका का ब्लड बैंक। अगर एक क्वेश्चन बन गया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। पलिहा को क्या कोशिका का ब्लड बैंक कहा जाता है। और इसी पलिहा को, स्प्लीन को, ये आरबीसी कहाँ खत्म होती है, कहाँ नष्ट होती है, ये नष्ट होती है इस पलिहा में। इसलिए मृत आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान, कब्रिस्तान या शमशान जिसे कहा जाता है, तो मृत आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान पलिहा को कहा जाता है। कभी छोटे क्वेश्चन यहाँ पर भी बन गया कि ब्लड बैंक में रुधिर को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, तो ब्लड बैंक में रुधिर को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। 30 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रुधिर को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। कभी 30 दिन नहीं है तो फिर ऑप्शन में 42 दिन आपको वो देता है। तो हमने देखा कि जिसका निर्माण कहाँ हो रहा है आरबीसी का, अस्थि मज्जा में बनने की क्रिया इरिथ्रोसाइट इसे हम बोलते हैं, इरिथ्रोपायोसिस इसकी बनने की जो प्रोसेस है, बनने की क्रिया है, वो हमने इसे कहा है। इसका जीवनकाल 20 से 120 दिन होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण है, ये आरबीसी का जो निर्माण है वो निर्माण होता है पलिहा में, जिसे कोशिका का ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक में रुधिर को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जाता है 30 दिनों के लिए, या फिर इसे सुरक्षित रखने के लिए ये पदार्थ मिला दिए जाते हैं। सुरक्षित रखने के लिए इस ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए इसमें सोडियम सिट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, फास्फेट या EDTA को मिला दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि EDTA क्या है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड नहीं है तो अपनी जब अपने नोट्स इन प्रोवाइडिंग करो तो उसमें लिख सकते हो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA को सुरक्षित रखने के लिए इसमें मिला दिया जाता है। मैं थोड़ा सा और बात करूं इस आरबीसी को, तो फिर मैं पहले इसको मिटाता हूं, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा और आपको इसके बारे में मैं समझाता हूं ताकि और क्वेश्चन हम जान पाए और इस क्वेश्चन हम इसके क्लियर कर पाए। अब आप सोच रहे हो कि किसकी कितनी संख्या होती है, तो आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी की जो संख्या होती है, ये आरबीसी की संख्या 45 से 55 लाख प्रति mm³। जबकि WBC की जो संख्या हम मानते हैं ये 6000 से या फिर 8000 से 10,000 प्रति mm³। देखो ये लाखों में, इतनी लाखों में, ये हजारों में, और ये 2.5 से 5 लाख mm³। नवजात शिशु में थोड़ी इनकी मात्राएं ज्यादा होती हैं, जैसे ये एक वयस्क में इनकी संख्या कभी कभी यहाँ पर 4.5 से 5.5 मिलियन भी देती जाती है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बात वही है। और नवजात की अगर हम बात करें तो नवजात में इनकी संख्या लगभग 60 से 62 मिलियन होती है। इनकी संख्या मिलियन होती है, 60 से बिल्कुल 62 मिलियन तक इनकी संख्या होती है। अब देखिए आप, ये मैक्सिमम नजर आ रही है, फिर उससे ये, फिर ये, तो कभी इनकी क्रम पूछ लिया जाए तो इनका क्रम ये होगा कि अगर संख्या के आधार पर क्रम आपसे पूछ लिया जाए, संख्या के आधार पर क्रम, तो फिर सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी की, फिर उसके बाद किसकी आएगी, आप देख सकते हो प्लेटलेट्स की आएगी, फिर उसके बाद सबसे कम आएगी डब्ल्यूबीसी को।
WBC को आसुत या RBC को आसुत जल में रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आसुत जल में रखने पर RBC फट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ध्यान से कभी कभी इनकी दोनों की तुलना भी करवा देता है वो कि RBC और WBC। तो RBC और WBC का जो अनुपात है, ये मैंने RBC और WBC का जो अनुपात है, अब इनकी संख्या तो ज्यादा होती है तो आप देख सकते हो इनकी संख्या ज्यादा होती है तो फिर इनका अनुपात रेशो तो देखो, ये 10,000 ये 60,000 के लगभग, तो 600 अनुपात 1। कभी उल्टा भी हो जाएगा, WBC पहले दे दिया तो 1 अनुपात 600 हो जाएगा। देखना समझना जरूरी है कि किस तरह का क्वेश्चन हमें पुट अप मिल रहा है, किस तरह से हमें क्वेश्चन से मिल रहा है। अब ये RBC जो होती हैं ये ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करती हैं, ऑक्सीजन व CO2 का ये परिवहन करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती हैं? RBC। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और RBC में केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण एक बड़ी बात सामने आएगी कि ये नई कणिकाओं को बनाने में असमर्थ है। यह नई कणिकाओं को बनाने में असमर्थ है, असमर्थ। इसलिए घाव भी नहीं बन सकती, क्योंकि घाव तभी भरेगा जब नई कणिकाएं बनेगी। तो नई कणिकाओं को बनाने में श्वेत रुधिर कणिकाओं को जाना जाता है। लाल रुधिर कणिका किसमें कितनी संख्या है, कितना अनुपात हुआ, आसुत जल में रखने पर इनका क्या इफेक्ट होगा, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। बड़ी बात फिर सामने आई है, देखो कि अपवाद फिर हमने देखा कि अपवाद ये है कि ऊंट व लामा, ये ऊंट और लामा ऐसे जीव हैं जिनमें RBC में केंद्रक होता है, RBC में केंद्रक, ये RBC में केंद्रक। इसलिए कभी यूं पूछे आपसे कि बताइए कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें केंद्रक होता है, तो ऊंट व लामा ऐसे जीव हैं जिनमें RBC में केंद्रक होता है, अन्यथा RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ और क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊं ताकि हर तरह से इन क्वेश्चनों पर आप क्लैरिटी कर पाओ। थोड़ा सा मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और कुछ और क्वेश्चन आपको बताता हूं। RBC जैसे जैसे हम RBC का इफेक्ट या प्रभाव देखें तो हम ऊंचाई पर जाते हुए हैं। ये कोई व्यक्ति मैंने बना दिया है और ये जब यहाँ तक पहुँचता है, मैंने यहाँ से 1500 मीटर की ऊंचाई की बात की है और यहाँ से मैंने 4200 मीटर। जैसे जैसे ये यहाँ पहुँचता है या फिर ये यहाँ पहुँचता है तो देखो ऊंचाई, अब हम देख रहे हैं कि ऊंचाई पर, ये ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती, सभी जानते हैं ये बात तो डेफिनेट है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हो तो आप भी थक जाते हो, आपने देखा होगा, जाना होगा। तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए, इसकी पूर्ति के लिए RBC की संख्या ग्रोथ होती है, RBC की संख्या में वृद्धि होती है। और जब RBC की संख्या में वृद्धि होती है तो कितनी वृद्धि होती है? 1500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 मीटर की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई पर RBC की संख्या में 20% वृद्धि होती है। ये देखिए 1500 मीटर की ऊंचाई पर RBC में 20% की वृद्धि होती है, जबकि 4200 मीटर की ऊंचाई पर इसमें हम 30% की वृद्धि के बारे में, और सोते हुए ये बात अलग है, सोते हुए RBC में 5% की कमी आती है, 5% की कमी, सोते हुए RBC में 5% की कमी होती है। RBC के बारे में देखा कि ये व्यक्ति जब ऊपर जा रहा है तो जाते हुए हमने देखा है कि जैसे जैसे ऊपर गया है तो हमने देखा है कि 1500 मीटर की ऊंचाई पर 20%, 4200 मीटर की ऊंचाई पर 30%, लेकिन सोते हुए स्लीपिंग इन मोड, ये सोते हुए
आरबीसी की संख्या में 5% की कमी होती है। तो कब बढ़ती कब कम होती है हमने ये देखा है। इसलिए कभी कभी ये भी आता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर त्वचा का रंग कैसा होगा, त्वचा का रंग होगा गहरा लाल, गहरा लाल, और ये क्रिया कहलाएगी पॉलीसाइथेमिया, 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 ये क्रिया पॉलीसाइथेमिया कहलाती है। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों की त्वचा का रंग गहरा लाल होता है और ये क्रिया पॉलीसाइथेमिया कहलाती है। कभी आपने इनके क्वेश्चंस की और बात करें तो इन क्वेश्चनों के साथ में भी आपने देखा होगा कि इसकी आकृति कैसी होती है। चलिए थोड़ा सा और बढ़े हम इनके क्वेश्चनों पर। तो आरबीसी की जो आकृति होती है ये आकृति मानी जाती है उभयतल, इंग्लिश में से बाइकॉनकेव कहते हैं, बाइकॉनकेव, इसलिए इसकी आकृति उभयतल होती जाती है। और इसकी जो व्यास होता है ये व्यास 7 से 8 माइक्रोमीटर और किनारों पर इसकी जो मोटाई होती है ये 2 माइक्रोमीटर होती है, 2 माइक्रोमीटर होती है। सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो हाथी में पाई जाती है और बड़ी की जगह सबसे छोटी पूंछ ले आपसे तो सबसे छोटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है कहाँ, किसमें, कस्तूरी मृग में। ये कस्तूरी मृग मतलब काले हिरण। काले हिरण के बारे में जीके में भी क्वेश्चन बनता है कि काले हिरण कहाँ, ताल छापर चूरू के, ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में स्थित है वहां पर ये पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में आपने देखा कि किसकी कितनी संख्या है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या वह कार्य करती हैं, ये किसके लिए आवश्यक होती हैं, ये हमने जानने की कोशिश की है। लेकिन एक प्रश्न और बन जाता है रोग का कि आरबीसी की कमी। तो आरबीसी की कमी के लिए हम 2 रोगों की बात करते हैं। एक तो बात होती है मलेरिया, मलेरिया में भी आरबीसी की संख्या में कमी होती है, और दूसरा है जॉन्डिस, जॉन्डिस को हम बोलते हैं पीलिया, जॉन्डिस मतलब पीलिया, इसमें भी आरबीसी की संख्या में कमी होती है। कभी कभी ये भी कहते हैं पीलिया का प्राथमिक रोग कौन सा है, तो फिर हम मलेरिया पर टिक लगाते हैं। तो आरबीसी के बारे में आपने देखा है कि किस तरह के क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, कि आकृति व्यास किस तरह से आरबीसी के संदर्भ में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ और कुछ तुलनात्मक क्वेश्चनों की ओर बात करूंगा डब्ल्यूबीसी के साथ आरबीसी की। तो मैं जुड़ता हूँ आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी पर। मैंने ये आपके सामने इनको मैं बिठाया हूँ क्योंकि मैं अब पढ़ने या जानने की कोशिश में कर रहा हूँ डब्ल्यूबीसी। श्वेत रुधिर कणिका, इसमें केंद्रक युक्त होती है, ये केंद्रक युक्त, केंद्रक होगी तो नई कणिकाएं बनाएगी, नई कणिकाएं बनाएगी, नई कणिकाएं बनाएगी तो फिर कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि घाव भरने में सहायक। अब नई कणिकाएं बनाएगी, घाव को भरने में सहायक हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर में प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में, प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में, या शरीर का बॉडीगार्ड हम कह सकते हैं, शरीर का बॉडीगार्ड, प्रथम सुरक्षा, या फिर इसे प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। इनकी संख्या 6000 से 10000 तक होती है, केंद्रक युक्त होती है। नई कणिकाओं को बनाने में, घाव को भरने में, प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में, बॉडीगार्ड या प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में इसे जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, ये निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और इनकी जो मृत्यु है वह रुधिर में होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि उन आरबीसी की मृत्यु पलीहा या भ्रूण में, पलीहा या स्प्लीन या यकृत में होती है, जबकि
WBC की जो मृत्यु होती है वो रुधिर में होती है। कहां पर होती है? रुधिर में। देखिए, आप सोचने की बात करें कि कहां पर। उनका जीवन काल 120 दिन का, और इनका जो जीवन काल था, इनका जो जीवन काल है, ये जीवन काल 2 से 4 दिन हम इनका, और कभी कभी अधिकतम में क्वेश्चन भी आ जाता है तो 10 वर्ष हम टिक लगाते हैं। इसलिए न्यूनतम इसका जो जीवन काल है, और जो कभी अगर इसका प्रश्न यूं दे दिया है अधिकतम, तो आप 10 वर्ष इस पर टिक लगाओगे। WBC के बारे में देख रहे हो, जान रहे हो आप किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन बॉडी गार्ड, प्रतिरक्षा तंत्र, नई कणिकाओं को, घाव को भरने में, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण, और साथ में इनका जीवन काल कितना है, और अधिकतम इनका जीवन काल कितना माना जाता है? 10 वर्ष तक इनका निर्माण। ये कोई इनमें कलर नहीं होता, यह रंगहीन होती है। ये क्या होती हैं? रंगहीन। मैं इनको साफ कर देता हूं आपके सामने ताकि आपको देख पाए। WBC में कोई कलर नहीं होता, यह रंगहीन होती है, और रंगहीन होने के कारण में अवर्णीय लवक होता है, और इसलिए हम इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। इसलिए कभी कभी ल्यूकोसाइट, रंगहीन, WBC। WBC का बढ़ना, ये WBC का ग्रोथ होना, या WBC का कम होना, WBC का कम होना, डिक्रीज होना, इसका वृद्धि होना और कम होना। वृद्धि होना, ये जो वृद्धि होना, ये कहलाता है ल्यूकेमिया, और इसका कम होना, इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि ल्यूकेमिया क्या है, तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, और इसमें WBC की संख्या अनियमित रूप से वृद्धि होती है। अनियमित रूप से वृद्धि, अनियमित रूप से। WBC रंगहीन है, इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC की संख्या 6000 से 10,000 प्रति mm³ होती है, और WBC का बढ़ना, WBC का जो बढ़ना है ये ल्यूकेमिया कहलाता है, और WBC का कम होना, इसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। अब किसमें बढ़ती होती है, किसमें कमी होती है, तो हम देख सकते हैं कि WBC में जो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि WBC की संख्या किसमें कम होती है, तो हम देख सकते हैं कि WBC की जो संख्या है संख्या में कमी, ये कमी 2 रोगों की हम बात कर सकते हैं। पहला है एड्स और दूसरा है टाइफाइड। ये एड्स और दूसरा है टाइफाइड। एड्स और टाइफाइड ने WBC की संख्या में कमी आते हैं। एड्स और टाइफाइड में किसकी? WBC की संख्या में कमी आती है। ये एड्स और टाइफाइड में WBC की संख्या में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। WBC की हम बात आगे और बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि WBC जो है, ये WBC के बारे में मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूं आपको। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं। चलो, WBC के बारे में मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से इसमें केंद्रक होता है, किस तरह से इसमें और कुछ हम बात कर रहे हैं कि इसकी बनने की क्रिया हम कहेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि इसमें हम ल्यूकोपाइसिस शब्द का बढ़ना, साइटोसिस बोल सकते हो, कम होना साइटोपिनिया, और बनने की जो क्रिया है इसको हम कह सकते हैं, इसकी जो बनने की ल्यूकोपाइसिस हम क्रिया बोल सकते हैं। लेकिन इसमें दानेदार या केंद्रक के आधार पर, कोशिका द्रव्य में दानेदार केंद्रक के आधार पर या इसकी संरचना केंद्रक के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। केंद्रक के आधार पर इसके 2 भागों की हम बात कर सकते हैं, एक कणिकामय और दूसरा है अकणिकामय। अकणिकामय, कणिकामय को हम कह सकते हैं ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा अकणिकामय को हम कह सकते हैं
ग्रेनुलोसाइट। इसमें इनके कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं और इसके कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य, इसके जो कोशिका द्रव्य में कण उपस्थित, और मैं इसकी बात करूं तो इसके जो कोशिका द्रव्य में ये जो कण होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। और इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक न्यूट्रोफिल, एक हम बात कर सकते हैं बेसोफिल, और एक होता है ईओनोसोफिल। इसकी हम बात करें तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। सबसे ज्यादा इनकी संख्या होती है, 60 से हम 70% इसकी संख्या मानते हैं। बेसोफिल की संख्या और ईओनोसोफिल की संख्या, बेसोफिल की संख्या कम होती है। हम देख सकते हैं कि जो इसकी बेसोफिल की जो संख्या है 1.4 से हम 1.4 से 1% या 0.5% इसकी संख्या मानते हैं। ईओनोसोफिल की जो संख्या है वो ईओनोसोफिल की संख्या लगभग 2 से 3% होती है। लेकिन एलर्जी के समय इनकी संख्या में वैसे ये हमारे शरीर में संवेदन प्रतिरक्षण का रूप में या संवेदन के रूप में कार्यरत होती हैं, और कहीं न कहीं एलर्जी के समय इनकी संख्या में ग्रोथ हो जाती है। बेसोफिल जो होती है, जब एलर्जी हमारे शरीर में जनरेट होती है तो ये जनरेट होती है तो ये हमारे शरीर में दमा या विभिन्न प्रकार के संक्रमणों को बारे में बताती है। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बताऊंगा। लिम्फोसाइट की जो संख्या होती है वो लिम्फोसाइट की संख्या 20 से 28% इनकी संख्या होती है, और इनकी 3 से 8% संख्या होती है। 3 से 8% इनकी संख्या होती है। तो आपने देखा कि WBC का जीवन काल। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सारे क्वेश्चन की बात की है, इसकी आकृति के बारे में कभी बात नहीं हुई है अभी तक। इसकी आकृति अनियमित होती है, अनियमित। इसकी जो आकृति होती है वो अनियमित होती है। अनियमित का मतलब कोई आकृति नहीं होती, और अनियमित आकृति की बात करें तो फिर अमीबा भी एक ऐसा जीव है, इसलिए इसका कभी आकृति का प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसकी आकृति अमीबा के समान होती है या अनियमित होती है। WBC की आकृति अनियमित होती या अमीबा के समान इसकी आकृति होती है, इसलिए यह प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। मैंने इसके अलावा बात करूं तो WBC का जो निर्माण होता है, इसके निर्माण में विटामिन ए, ये विटामिन ए, मैं पूरा विटामिन ए का टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें आपको सारे बात बताऊंगा। तो विटामिन ए इसके निर्माण में या वृद्धि इसको बनाने में सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने RBC की बात की, तो RBC के निर्माण में कौन कौन सहायक होता है? एक तो लौह वर्णक या आयरन लौह वर्णक, एक हम बात कर सकते हैं प्रोटीन, और तीसरा जो नाम आता है अपने पास में लौह वर्णक, प्रोटीन, और तीसरा जो नाम आता है वो तीसरा है विटामिन B6, विटामिन B6 और विटामिन B12। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि RBC के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो लोहा, प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन B12, कौन सा विटामिन WBC के निर्माण में सहायक होता है, तो आपका जवाब होगा विटामिन ए WBC के निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक